बड़ी खबर पर लौटते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार अब से कुछ देर पहले हुए एक दुखद विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। उस प्राइवेट प्लेन में 5 लोग सवार थे, पायलट और को पायलट समेत उन 5 का देहांत हो गया है। मुंबई से उड़े थे, बारामती जा रहे थे। बारामती में लैंड होने के पहले बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि खराब मौसम की वजह से, कोहरे की वजह से पायलट की विजिबिलिटी पर असर पड़ा, देख नहीं पाया और शायद ये क्रैश हुआ। ये शुरुआती जानकारी मिली है, हालांकि जांच का विषय है। मेरे साथ सुजाता पांडे जी जुड़ी हुई हैं, राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी जुड़े हुए। तमाम स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। पवार फैमिली के तमाम सदस्य धीरे धीरे कर अब दिल्ली और मुंबई से निकलकर बारामती पहुंचने लगे। वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे जैसे तमाम खबरें आएंगी। लेकिन इस बीच में ये विश्लेषण भी चल रहा है, ये जानकारी भी चल रही है कि आखिरकार अब महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट लेगी। सुजाता पांडे जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अजीत पवार को जानती भी रही, समझती भी रही, उनकी राजनीति पर आप टिप्पणी कर रही थी, लेकिन मैं भविष्य की अगर बात करूं तो आगे आप क्या होता हुआ देखती हैं? देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि ये डेफिनेटली होगा कि अजीत पवार के जाने से एनसीपी और फ्रैगमेंटेड होगी। ये भी एक बहस उठेगी कि अब पार्टी को अजीत पवार के फ्रैगमेंट को क्या वापस से शरद पवार के फ्रैगमेंट के पास चले जाना चाहिए, या फिर अगर वो इसकी इधर बनी रहती है तो फिर कौन उस सारे सांसदों को और एमएलएस को और एमपीज को साथ में रख पाएगा। वो भी एक बड़ा बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे जो नेता होते हैं, जैसे जो रीजनल छत्रप होते हैं, वो पर्सनालिटी बेस्ड कार्ड होते हैं। उन लोग उनके से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनकी एक लेगेसी होती है। अब वो कौन सा नेता होगा जो अजीत पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा? उनके पुत्र जो है वो राजनीति में एक्टिव तो है, पर उनमें अजीत पवार जैसी क्षमता अभी भी नहीं आई है। तो अब मुझे तो ये लगता है कि ये डेफिनेटली, जो हम कहते हैं कि ये शायद पहला केस होगा भारत के राजनीतिक इतिहास में जहां एक नेता अपनी उतना प्रभाव था उसका कि वो सत्ता में भी बना हुआ था, और सत्ता के बाहर जो ऑपोजिशन है, जिसका वेस्टर्न महाराष्ट्र में पवार फ्रैगमेंट का जितना इतना असर है, उसमें भी उसकी एक बड़ी पहचान तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि पवार की लेगेसी को आगे कौन लेके जाएगा। अब सबको पता है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में जो फैसला होना था कि एनसीपी, रियल एनसीपी किसके साथ है, मुझे लगता है कि वो पिछले कुछ चुनाव में ये फैसला हो ही गया कि रियल एनसीपी, रियल नेता, ग्राउंड कनेक्ट अजीत पवार के पास था। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति मोस्टली करती हैं, तो उसमें अब ये जो महाराष्ट्र की राजनीति जो पहले से बहुत फ्रैगमेंटेड थी, मुझे लगता है कि और ज्यादा फ्रैगमेंटेड होगी। हाँ, पर इसमें बीजेपी जरूर थोड़ी मतलब मजबूत बनती हुई शायद दिखती है। ये कहना नहीं चाहिए, पर अगर राजनीतिक विश्लेषक हो तो ये कहना पड़ेगा कि इसमें ये दुखद स्थिति है। लेकिन पर सुजाता जी, अर्थमेटिक है, नंबर जो अर्थमेटिक है वो यही दिखाता है कि बीजेपी की जो कमान है वो और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जो नेता शरद पवार से निकल के अजीत पवार के पास आए थे और अजीत पवार क्योंकि नहीं रहे हैं, तो उनके लिए हर तरह से ये बेहतर होगा कि वो बीजेपी के साथ बने रहे। सत्ता का संरक्षण भी है और राजनीतिक फायदे तो है ही हैं। तो क्या मैं फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं और उसी पर मैं आपका विश्लेषण भी चाहूंगा। क्या पहली बात तो ये कि क्या आप एनसीपी का मर्जर वापस देख रही हैं, पूरी एनसीपी एक हो जाए और शरद पवार उसके अगुवा बन जाए और वो धड़ा सत्ता के साथ चला जाए, देवेंद्र फडणवीस के साथ? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। आप शरद पवार को महाराष्ट्र में हमेशा कहते हैं कि सत्ता किसकी भी रहे, शरद पवार हमेशा सत्ता में रहते हैं, लेकिन वो बातें बदल गई जब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कमान संभाली। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरह से एनसीपी की पकड़ थी, वो कमाल की पकड़ थी, और शायद अजीत पवार का सत्ता में देवेंद्र फडणवीस इसीलिए लेके आए क्योंकि जिस तरह से फाइनेंस, सहकार, सिंचाई और इस पे जो इनके एनसीपी का जो काडर था, जो उनके लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो एनसीपी के काफी पहले से जुड़े हुए थे, आइडियोलॉजिकली अलाइन थे, तो वो शायद फायदा करता। लेकिन अभी आज की स्थिति में अगर देखेंगे तो शरद पवार, देखिए मेरे हिसाब से वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत है। तभी तो शायद ये जो पूरी जो लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात आई थी, और ये पूरा जो एनसीपी फ्रैगमेंट भी इसी बात पे होता। अब शरद पवार ही ठीक होते, अगर वही लीड कर सकते तो फिर ये बात ही नहीं आती। लेकिन अजीत पवार जानते थे कि शरद पवार की राजनीति का अब
पटाक्षेप होने की का वक्त आ गया था, जी। क्योंकि उनकी उनकी अवस्था वैसी हो गई थी। और इसीलिए इतने बड़े बड़े नेता जिनको शरद पवार का लेफ्ट राइट हैंड समझा जाता था, वो सब अजीत पवार से जुड़ गए। पर आज जब अजीत पवार नहीं है, तो क्या सुप्रिया सुले उसका साथ ले सकती है? मुझे इस पे डाउट लगता है। ठीक है सुजाता जी, आपकी टिप्पणी आपका विश्लेषण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये बताते कि 6 बार के डिप्टी सीएम, 6 बार, छोटा मोटा नहीं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार। कुछ चीजें आपको एक बार फिर से याद दिला दे, लौटते बड़ी खबर की ओर। हादसे के वक्त प्लेन में कौन कौन सवार था? 5 व्यक्ति थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तो इस विमान में थे ही थे। प्लेन में 2 क्रू मेंबर थे, यानी पायलट और पायलट के साथ एक और व्यक्ति, एक पीएसओ था और एक अटेंडेंट भी मौजूद थे, यानी कुल मिलाकर 5 लोग थे और पांचों के पांचों इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये एआई जनरेटेड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये एक प्राइवेट चार्टर प्लेन था और उस प्लेन का क्रैश हुआ है। ये नाम देख लीजिए कौन कौन लोग थे। डिप्टी सीएम अजीत पवार, उसके अलावा विदीप जाधव, पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक। 2 महिलाएं इसमें लग रही हैं, शांभवी पाठक जी और पिंकी माली, और 3 पुरुष हैं, सुमित कपूर, विदीप जाधव और खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस विमान में सवार थे। पांचों लोग करीब 8 बजे के आसपास बॉम्बे से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ होने के करीब 40 मिनट के बाद अजीत पवार का ये विमान बारामती लैंड होने के पहले क्रैश हो जाता है, उसकी ठीक एयर स्ट्रिप के पहले। वजह क्या थी वो जांच का विषय है, लेकिन अभी इनिशियली ये कहा जा रहा है कि शायद कोहरा था, मौसम खराब था, बादल थे और विजिबिलिटी पे असर पड़ा और शायद ये हादसा उसी वजह से हुआ होगा। ये पहली जानकारी शुरुआती तौर पर आ रही है। हालांकि असल में क्या हुआ ये तो कुछ देर बाद पता लगेगा, कुछ वक्त के बाद पता लगेगा जब कोई जांच समिति बनेगी और उसकी कोई रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हमने इस तरीके से अपने बीच से विमान हादसों में जाते हुए देखा है अतीत में। मुझे माधवराव सिंधिया का इंसिडेंट याद आता है, आज से करीब 20-25 साल पहले की वो घटना थी। फिर जीएमसी बाल योगी का था, फिर राजशेखर रेड्डी का था। ऐसे कई सारे लोग हैं जो विमान हादसे में बड़ी बड़ी शख्सियत का शिकार हुई। मेरे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं, मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी और सुजाता जी भी। राकेश, मुंबई में कितने लोग हैं? मुंबई के मुख्यमंत्री कहां पर हैं? मुख्यमंत्री से कोई बात हुई आपकी? कोई इनिशिएटिव लिया गया इसको इंक्वायरी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इंटीरियर्स में वो भी प्रचार के लिए जाने वाले थे। उन्होंने भी अपना जो आज का पूरा शेड्यूल है वो रद्द कर दिया है और अब वो बारामती जाने वाले हैं। इसके पहले उनकी खुद प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बातचीत हुई है। जांच के आदेश जो है वो तो दे ही दिए। जो सीएमओ में जो सूत्र है उन्होंने बताया कि इसके लिए भी खास तौर से जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनसे भी बातचीत हुई है, डीजीसीए के जो अधिकारी उनसे बातचीत हुई है, उससे एक डिटेल जांच जो है की जानी है। लेकिन अभी एक जो ताजा अपडेट जो मिल गई है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू जो हमें और सूत्रों से जानकारी मिल गई कि रडार की कुछ इमेजेस जो हैं वो आई हैं और इससे ये पता चला है कि इस एयरक्राफ्ट ने शायद पहली बार जो लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें पायलट्स को उसमें कोई धोखा नजर आया। इसके लिए उसके बाद उन्होंने पहली लैंडिंग जो है वो कैंसिल की। उसके बाद उन्होंने एक राउंड अबाउट लेने की कोशिश की और सेकंड अप्रोच किया, और जब वो सेकंड अप्रोच कर रहे थे उसके बाद में जो है लैंडिंग से ठीक पहले ये हादसा हुआ है। जो प्रीमाइसेस में वो एंटर करता है एयरक्राफ्ट, उसके ठीक पहले ये हादसा हुआ है। खासतौर से ऐसे जो सेकंड अप्रोच किए जाते हैं, जब मैंने एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि जब आपको पहली बार दिक्कत आती है तब आप सेकंड अप्रोच करते हैं, और पहली बार जो दिक्कत है उसमें आपको अगर रनवे ठीक से दिखाई नहीं देता है, तेज हवा है या विंड शेयर जो काफी ज्यादा तेज हवा है, वहां पर कोहरे अगर है तो ये अप्रोच लिया जाता है। खासतौर से जो बड़े एयरपोर्ट्स है जहां बड़े रनवे हैं वहां पर एक आईएलएस तकनीक होती है जिससे आपका जो एयरक्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली अलाइंड रहता है रनवे से। लेकिन चूंकि बारामती एक छोटा रनवे है, वहां पर आईएलएस तकनीक नहीं होती, तो वहां पर जो पायलट है वो पूरी तरीके से मैनुअल चीजों पे डिपेंड करता है, अपनी जो विजिबिलिटी है उस पर वो डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी लो होने की वजह से ये हादसा हो सकता है। क्या राकेश, इस बारे में कुछ पता लगा कि पायलट ने मे डे का कॉल दिया हो, इमरजेंसी का कॉल दिया हो, एसओएस का कॉल दिया हो, या सब कुछ अचानक हो गया, वो मौका भी नहीं मिला? कुछ इस बारे में जानकारी एटीसी कुछ बता रहे हैं? देखिए इस बारे में अमूमन मेडे का कॉल दिया जाता है, लेकिन अब तक एटीसी से जो इस बारे में कोई हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उन्होंने मेडे को लेकर के कोई कॉल दिया नहीं दिया। लेकिन जो रडार इमेजेस, जो फ्लाइट की जो ट्रैकिंग इमेजेस है वो ये बता रही हैं कि हादसा बिल्कुल अचानक से हुआ है। एक पर्टिकुलर हाइट से जो है उसकी अचानक से जो ये जो उसकी हाइट थी वो कम हो गई, उसके बाद में वो टकरा करके गिर पड़ा। अगर आप तस्वीरें भी देखें तो आपको उसमें जो लैंडिंग गियर्स है उसके जो खास तौर से जो टायर्स हैं
हैं वो सेफ दिखाई दे रहे हैं, उसकी जो टेल है वो सेफ दिखाई दे रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी जो नोज है एयरक्राफ्ट की वो और उसके जो विंग्स हैं वो टकराए हैं। तो काफी अचानक से ये एक हादसा हुआ है ऐसा ये नजर आता है, और इसमें अभी कुछ ही समय में ये साफ हो जाएगा कि मेडे कॉल जो है वो पायलट की तरफ से एटीसी को दिया गया था या नहीं। ओके, आप अपडेट लीजिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हमारे साथ सुजाता पांडे जी जुड़ी हुई है। सुजाता पांडे जी है, राकेश हैं, हम राकेश के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हम एक बार फिर तमाम दर्शकों को अपडेट कर दें जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया और नवभारत पर आए हैं। आज सुबह करीब 8:45-9 बजे के बीच एक बड़ा विमान हादसा हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बारामती की ये घटना है। बारामती के ठीक एयर स्ट्रिप के पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इस विमान में सवार थे। 5 लोगों के साथ वो क्रैश कर जाता है और उसमें 5 व्यक्ति का देहांत हो जाता है। इस वक्त देश की राजनीति में पूरी सबसे बड़ी खबर के तौर पर खबर छाई हुई है। लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको दिल्ली से लेकर मुंबई तक बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं और ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं ये बताते हुए कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे।